हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे हुए होंगे। अभी तक हम लोगों ने एक कंप्लीट टॉपिक जो था हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको उसके लाइव रिकॉर्डेड वीडियो साथ ही साथ हैंड रिटन पीडीएफ के फॉर्म्स में भी मैंने आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल कराए थे। और साथ ही साथ मैंने उसमें रैपिड फायर में 150 क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हुए थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उसी क्रम में हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी के कुछ और भी बेसिक जो क्वेश्चंस उससे बनते हैं उसको भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि अब अपकमिंग जितने भी हमारे लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें ये प्रयास करेंगे कि जितना भी रहे वो सारा का सारा आपका लाइव रिकॉर्डेड ही रहे। उसमें हैंड रिटन जो पीडीएफ होता है, मुझे लगता है कि उसको जो हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उसको कम पसंद करते हैं, तो इसलिए हम उसको अब से नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसलिए क्योंकि जो हैंड रिटन वीडियो होता है, क्योंकि जो मैं आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाता हूँ उसमें सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको खुद ही मेंशंस कर देता हूँ, इसलिए आप इसी चीज़ को देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उससे आप हमारे जुड़ जाइए, ताकि हम आपको सारे के सारे जो पीडीएफ्स होंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और सारा जो लेक्चर फॉर्म्स रहेगा वो आप हमारे लाइव रिकॉर्डेड वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके आप वहाँ से सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी खत्म होने के बाद में अब हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग अपने कमेंट में राय दीजिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट आए हुए थे वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित आए हुए थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाना हम भी चाह रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ाएं, लेकिन हमने उसको इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक भी है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सिंपल से उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या किया जाए, मूव किया जाए। इसलिए हमने एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक लिया, जो कि हम लोग 9 से 10 से 11 से 12 से ऑलमोस्ट हम लोग बिगनिंग से ही क्या है उसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसका एक क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं, टीजीटी बचा हुआ, पीजीटी बचा है, हमारा जीआईसी का बचा हुआ है, तो जितने भी हमारे एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए क्या रहेगा, वो काफ़ी बेनिफिटेड रहेगा। तो आइए हम लोग अपना सेल बायोलॉजी का सबसे पहला जो लेक्चर्स है उसको शुरू करते हैं। तो आपका ये लेक्चर 1 होगा और इस लेक्चर 1 में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेल बायोलॉजी अथवा साइटोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करें तो जो हमारा सेल बायोलॉजी होता है वो एक तरह का ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। और ये ग्रीक भाषा से जिस शब्द से बना हुआ उसका मतलब होता है काइलॉस, और दूसरा जो वर्ड है उसका मतलब होता है लॉगस। तो काइलॉस का जो मतलब होता है वो सेल होता है। इट मीन सबसे पहली बात यहाँ पर आ गई कि जो हमारा शब्द हमारा साइटोलॉजी होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिस ग्रीक भाषा से हमारा साइटोलॉजी बना हुआ है उसको हम लोग काइलॉस बोलते हैं। और काइलॉस का मतलब सेल होता है और लॉगी का मतलब जो होता है वो स्टडी होता है। इट मीन्स स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जब हम सेल के लाइफ के स्टडी करते हैं कि सेल में जो जीवन है अगर उसके लाइफ के स्टडी करते हैं तो वो जो हमारा कहलाता है उसको हम लोग सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। पहली बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि जो हमारे साइटोलॉजी है जिसमें हम लोग बेसिकली सेल के बारे में स्टडी करते हैं, तो सेल्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट होता है वो सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो रॉबर्ट हुक को सबसे पहले जाता है। और रॉबर्ट हुक ने जिस पर्टिकुलर प्लांट में इसको सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो क्या थी, एक हमारी डेड अथवा नॉन लिविंग सेल्स थी, जिसको हम लोग नाम देते हैं, वो एक प्लांट था हमारा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक डेड सेल्स की क्या थी उन्होंने डिस्कवरी की हुई थी। और उन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि जो ये हमारी पर्टिकुलर सेल्स जो कि आप लोग देखते होंगे कि जो पहले हम लोग लेबोरेटरी में देखते थे जो बॉटल आता था उस बॉटल के ऊपर क्या रहता था, एक लकड़ी का क्या होता था, कॉर्क लगा होता था। उससे क्या रहती थी, वो उससे पूरी की पूरी डिप रहती थी। आज के समय में देखिए उस पर
जो हमारी बॉटल आती है, बॉटल के ऊपर क्या होता, ढक्कन लगा होता था। तो उस पहले के समय में क्या था, ढक्कन नहीं था, उसके ऊपर क्या था, लकड़ी की एक कॉर्क लगी होती थी। वही क्या था हमारा, वो एक प्लांट का था, जो कि एक हमारे क्या थी, डेड सेल्स हुआ करती थी, जो कि किसी भी चीज को बंद करने के लिए क्या होता था, उसका यूज किया जाता था। तो उसका जो सबसे पहला मतलब डिस्कवरर थे वो हमारे कौन थे, रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने इसकी 1665 ईस्वी में क्या किया था, उसको उन्होंने बताया था। और उन्होंने इन सारी चीजों को जो देखा हुआ था, उन्होंने एक अपनी पर्टिकुलर बुक, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, तो माइक्रोग्राफिया में क्या किया था, उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या था बताया भी था। और साथ ही साथ फिर जब उसकी बात आगे आती है, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी की, और जिस लिविंग सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी की थी, उसमें क्या था, हमारा बैक्टीरिया था। और बैक्टीरिया में भी जो जिस बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने देखा था, उस बैक्टीरिया जो थी वो वैसलस बैक्टीरिया थी, जिन्होंने सबसे पहले देखा। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल्स को अगर सबसे पहले देखने का क्रेडिट है, अगर किसी को जाता है तो किसको जाता है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक को जाता है। और एंटोनी वॉन लेवेनहॉक के साथ साथ अगर ये भी पूछा जाए कि द फर्स्ट लिविंग सेल्स कौन सी होती है, तो हमारी क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि साइटोलॉजी, तो द term cytology was made up of ग्रीक वर्ड। ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब काइलोस होता है, और काइलोस का मतलब सेल होता है। दूसरा जो मतलब होता है लॉगस होता है, और लॉगस मीन्स जो होता है वो क्या होता है, स्टडी। इट मीन्स इसका मतलब निकल के चला आया स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल मतलब स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। पहली बात तो यहाँ पर यह हो गई कि सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है, ये साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, स्टडी ऑफ सेल लाइफ इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं, कि जो कि क्या होता है, स्टडी मतलब सेल के अंदर लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा सेल बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सेल आता है। तो अगर हम सेल की बात करें, तो जो हमारा टर्म सेल है, टर्म सेल वाज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड। ये जिस भाषा से मिलकर के बना हुआ है वो हमारा कौन सा होता है, वो लैटिन वर्ड है। और जिस लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है उसका मतलब होता है सेला, और सेला का मतलब जो होता है वो कंपार्टमेंट होता है, अथवा इसी का एक नाम और होता है, इसको हम लोग लिटिल रूम बोलते हैं, अथवा इसी का एक नाम और होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं हालो स्पेस। इट मीन्स इसको हम लोग 3 पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, कि जो हमारा टर्म सेल होता है, अगर उस सेल्स की बात कर रहे हैं, तो जो सेल हमारा होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब हमने देखा कि साइटोलॉजी क्या था, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि सेल में, तो सेल जो हमारा था वो लैटिन वर्ड का शब्द था, जिसका मतलब सेला होता था, और सेला का मतलब कंपार्टमेंट्स होता था, लिटिल रूम होता था, अथवा क्या होता था, हालो स्पेसिस का मतलब होता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर सेल आया है, अगर उस सेल्स की बात करते हैं, तो जो सेल्स की जो सबसे पहले डिस्कवरी है, जो सेल्स टर्म है, इसको सबसे पहले जो डिस्कवर्ड करने का जो क्रेडिट है, वो सबसे पहले किनको जाता है, तो वो जाता है रॉबर्ट हुक को। किनको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की हुई थी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ गई कि जो टर्म हमारा सेल है, उस सेल हमारा एक लैटिन वर्ड का शब्द है, जिसका मतलब कंपार्टमेंट, लिटिल रूम अथवा हालो स्पेस होता है। जो हमारा टर्म सेल है, इस सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या किया था, सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी की हुई थी। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग उसके आगे भी चलते हैं और आगे फिर कुछ पॉइंट को और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और कुछ इसके बेसिक पॉइंट की और भी हम लोग बात करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले डिस्कवरर्स जो हैं वो सेल के कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। इसीलिए रॉबर्ट हुक को
जो नाम दिया जाता है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ साइटोलॉजी वो कौन है? या फादर ऑफ सेल्स की बात करेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करेंगे, तो उनको हम लोग जो नाम देते हैं वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को हम लोग क्या नाम देते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। दूसरी बात यहां पर आती है, टर्म सेल आर साइटोलॉजी वाज गिवन बाई, जो टर्म है उस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? तो उनका जो नाम था वो था हर्टविंग्स। हर्टविंग ने क्या किया था? सबसे पहले इस टर्म को दिया था। मतलब फादर की बात आएगी सेल के या साइटोलॉजी की तो वो रॉबर्ट हुक हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यह बात आती है कि जो हमारा टर्म सेल है अथवा साइटोलॉजी है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको देने का जो क्रेडिट है वो हर्टविंग को जाता है। तीसरी बात यहाँ पर आती है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? मतलब आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनका जो नाम है वो है स्वामसन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है स्वामसन। स्वामसन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी का नाम देते हैं। चौथी बात यहां पर ये आती है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अगर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करते हैं तो वो है प्रोफेसर A.K. शर्मा। प्रोफेसर A.K. शर्मा जो कि एक इंडियन साइटोलॉजिस्ट हैं, फेमस इंडियन साइटोलॉजिस्ट हैं, इसी विभाग पर इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी का क्रेडिट देते हैं प्रोफेसर A.K. शर्मा को। उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो हमारा क्रोमोजोम्स होता है उस क्रोमोजोम का उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल जो नेचर होता है उसके फिजिकल एंड केमिकल नेचर्स के बारे में बताया था, स्पेशली किसके? क्रोमोजोम्स के। जिसके चलते हुए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? 1993 ईस्वी में क्या था? इसको पद्म भूषण से भी क्या किया था? नवाजा था। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोफेसर A.K. शर्मा को क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने टू स्टडी द केमिकल एंड स्ट्रक्चर नेचर ऑफ या स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ क्रोमोजोम, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इनको अवॉर्डेड पद्म भूषण 1983 में, 1983 ईस्वी में क्या किया था? इसको पद्म भूषण से भी अवॉर्डेड किया था। तो पहली बात यहाँ पर आ गई, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। दूसरी बात आ गई कि जो हमारा टर्म सेल है अथवा साइटोलॉजी है इसको सबसे पहले किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। तीसरी बात यहाँ पर आ गई कि जो आधुनिक पिता है साइटोलॉजी के वो कौन है? स्वामसन है। चौथी बात यहाँ पर आ गई, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? तो वो हमारे हैं प्रोफेसर A.K. शर्मा है। प्रोफेसर A.K. शर्मा को हम लोग क्या नाम देते हैं? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने किसके बारे में, कि जो हमारा क्रोमोजोम्स होता है उसके केमिकल और स्ट्रक्चर नेचर के बारे में क्या था? उन्होंने बताया हुआ था, जिसके चलते हुए उनको पद्म भूषण से भी 1983 में क्या किया गया था? अवॉर्डेड किया गया था। इतनी बात हो गई। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं साइटोलॉजी की डिफिनीशन, कि साइटोलॉजी के डिफिनीशंस क्या है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोलॉजी के डिफिनीशंस क्या है, सेल की डिफिनीशंस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो साइटोलॉजी की अगर हम लोग डिफिनीशंस की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ या टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। तो अगर हम साइटोलॉजी की डिफिनीशंस की बात करें तो इसकी डिफिनीशन हो सकती है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। बस सिंपल सी एक छोटी सी डिफिनीशन लिख सकते हैं,
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अब कंपोजिशन में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर बात कर लें सेल के डिफिनीशंस की। अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग कहते भी हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ कि जो सेल होती है वो क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। पहली बात तो ये डिफिनीशंस हो गई। दूसरी बात ये कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ये एक उसकी सिंपल डिफिनीशंस हो गई जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब अपने से अगर कोई भी पूछे साइटोलॉजी क्या है, तो हम सिंपल से डिफिनीशन उसको दे सकते हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स, ये उसके डिफिनीशन दे सकते हैं। दूसरा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा बोल सकते हैं। या दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डिफिनीशंस दे सकते हैं। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते चले आए हैं कि जो सेल हमारी होती हैं उनका शेप किस तरह से होता है, उनकी साइज कैसी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होती है, सबसे लार्जेस्ट साइज क्या होती है, सबसे पहले इसको किसने देखा था सेल्स के बारे में। तो इन सारी चीजों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके डिस्कवरी को लेकर के। डिस्कवरी ऑफ सेल्स की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स में सबसे पहला जो क्रेडिट है वो 1610 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था उनका, गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप्स के बारे में स्टडी किया था, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, सेल्स को नोटिस किया था अथवा सेल्स के बारे में क्या था उन्होंने बताया था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं एक्चुअल स्टडी कि जो एक्चुअल स्टडी ऑफ सेल begins with discovery of simple microscope in Galileo या ऑफ गैलीलियो इन 1610। जैसे हम लोग रॉबर्ट हुक ही पढ़ते चले जाते हैं, एंटोनी वान लीeuwenhoek का नाम पढ़ते हैं, इन्होंने किया था। हाँ, उन्होंने सारी चीजों को किया था, लेकिन जब हम लोग उसके डिस्कवरी में बात आएगी तो डिस्कवरी में 1665 में दिया गया, और जब उनकी बात करेंगे एंटोनी वान लीeuwenhoek की तो उन्होंने 1674 ईस्वी में दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1610 ईस्वी में ही जो वैज्ञानिक गैलीलियो थे उन्होंने क्या बताया था, एक्चुअल स्टडी ऑफ सेल। जो सेल की जो एक्चुअल स्टडी थी वो शुरुआत हो गई थी डिस्कवरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जब सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या थी, डिस्कवरी हो गई थी गैलीलियो इन 1610, मतलब 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा। तभी से क्या थी, जो सेल्स की एक्चुअल स्टडी थी वो शुरुआत हो गई थी। फिर अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो हमारा सेल टर्म है उसको सबसे पहले फर्स्टली क्वाइंड बाई, ऐसा लिख सकते हैं, सेल इज फर्स्टली क्वाइंड बाई। अब यहां पर हम लोग नाम लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक का। अब यहां पर नाम आ जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था, इसको क्वाइंड किया था। और जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या थे, एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे, इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट साइंटिस्ट थे। जैसे होता है कोई रशियन साइंटिस्ट होता है, तो वैसे ही क्या थे, ये एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था 1665 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1665 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, कार्क टिश्यू को। किसको डिस्कवर किया था, कार्क टिश्यू को। और जो कार्क टिश्यू थी वो क्या थी, एक डेड सेल थी। जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि सेल को सबसे पहले देखने का क्रेडिट रॉबर्ट हुक का है 1665 ईस्वी में, जो कि हमारे एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले कार्क टिश्यू में देखा था। जो कार्क टिश्यू था वो हमारा क्या था, एक डेड सेल्स थी।
अब हम लोग अगर बात करें कि अगर ये डेड सेल है, डेड सेल में देखा, किसने देखा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा। तो जो डेड सेल्स थी वो किसमें, जैसे एक प्लांट था जो को मैंने आपको बताया था, ओएक प्लांट, ओएक प्लांट, उस ओएक प्लांट में जो पाया गया था वो क्या पाया जाता था? क्वेरकस सुबर। और जो क्वेरकस सुबर था, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, इसमें अपने को देखने को मिलता है कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में जो नाम देते हैं क्वेरकस सुबर को, ये क्या नाम देते हैं? कार्क। और यही जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को पहले पहले क्या था, ढक्कन नहीं रहता था, इस बॉटल को पूरा का पूरा बंद करने के लिए क्या होता था, इस कार्क को हम लोग यूज करते थे। और जो यही कार्क होता था, इसी कार्क को हम दूसरे शब्दों में जो नाम देते थे, उसका किसका नाम देते थे? फेलम को, फेलम का। और यही क्वेश्चन अभी आपका जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है ELT 2026, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्क होता हो किससे मिल करके बनता है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, फेलम दे दिया, फेलोजन दे दिया, पेरिडर्म दे दिया, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। तो उसमें क्या था, वो हमारा जो था वो मिल करके बना हुआ था, किससे बना हुआ था? वो फेलम से क्या होता था, मिल करके बना था। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कवर, अब आप आज के समय में क्या हो गया, वहां पर इसको कवर करने के लिए क्या है, ढक्कन आ गया है प्लास्टिक का, इन सारी चीजों के ढक्कन। पहले क्या था, जो लकड़ी का ये कार्क होता था, उसी लकड़ी के कार्क से क्या होता था, इस पूरी की पूरी बोतल को क्या किया जाता था, वो कवर कर दिया जाता था। तो वो हमारा उसमें क्या, किसकी लकड़ी होती थी? एक प्लांट की लकड़ी होती थी, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे? क्वेरकस सुबर बोलते थे। और ये क्वेरकस सुबर जो होता था वो कार्क होता था, जो कि क्या कहलाता था? फेलम के रूप में अथवा फेलम के नाम से क्या होता था, ये जाना जाता था। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई एक बुक भी है, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया। कि रॉबर्ट हुक ने एक पर्टिकुलर बुक को भी लिखा हुआ, जिस बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारी चीजों को एक जगह पर एक साथ में लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसको, जो सारी चीजें अभी हमने आपको बताया, उसको एक साथ में, जितनी भी हमारी डेड सेल हैं, उन सारे के सारे डेड सेल्स को हम लोग एक साथ में लिख देते हैं और उसको जान भी लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कार्क टिश्यू, सबसे पहले इसी कार्क टिश्यू को क्या नाम दिया गया? डेड सेल का नाम दिया गया। इस डेड सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया। पहली बात ये आ गई। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि किस में डिस्कवर्ड किया था? वो क्या था हमारा? एक इंडियन ओएक प्लांट था, इंडियन ओएक प्लांट था। और जो इंडियन ओएक प्लांट था उसमें क्या था? क्वेरकस सोवेरिन। और ये क्वेरकस सोवेरिन जो था वो क्या था? ये कार्क था। और इस जो कार्क था वो जो मिल करके बना था, वो किससे मिल करके बना था? ये फेलम में। और यही आपका ELT 2026 में क्या था? यही सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कार्क को हम दूसरे शब्दों में किसके नाम से या किस नाम से जानते हैं, ये आ गया। और जो हमारा क्वेरकस सोवेरिन होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, क्वेरकस सोवेरिन, सोवेरिन इज आल्सो नोन एज, इसको हम लोग नाम देते हैं और बोलते हैं इसको क्या? कॉमन बॉटल कार्क, कॉमन बॉटल कार्क। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये बॉटल है, अब इसको बंद करने के लिए क्या होता था? इसी कार्क को हम लोग अप्लाई कर देते थे, तो पूरा का पूरा ये क्या होता था? इसका जो मुहाना होता था वो पूरा का पूरा क्या होता था? ये बंद हो जाता था। ये सारी चीजें हो गई। और फिर मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई एक किताब भी है, जिस किताब का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको इसमें याद रखना है। और रॉबर्ट हुक ने इन सारी चीजों की डिस्कवरी कब की थी? 1665 ईस्वी में। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो याद रहनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं
जो रॉबर्ट हुक ने सारी चीजों को देखा हुआ था वो डेड सेल में देखा था, ना कि लिविंग सेल्स में देखा था। आप इस बात को भी रिमेंबर रखिएगा, सबसे पहले डेड सेल में ही सेल की सबसे पहले खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन जब बाद में उसको लिविंग सेल्स के रूप में देखा गया तो उसका जो क्रेडिट होता है, लिविंग सेल्स का देखने का जो क्रेडिट है वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जाता है। और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा हुआ था वो हमारी थी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया थी वो वैसलस बैक्टीरिया थी। इस बात को याद रखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दूसरी बात यहां पर क्या याद रखना है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने जो नोटिस किया था वो किसको देखा था, टू सी द लिविंग बीइंग्स, ऐसा लिख सकते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिविंग सेल्स, क्योंकि हम लोग सेल्स पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल्स को देखा, और वो लिविंग सेल्स क्या थी, लाइक बैक्टीरिया थी। अब आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, फर्स्ट लिविंग सेल है। बैक्टीरिया क्या है, वो फर्स्ट लिविंग सेल है, सबसे पहली देखी जाने वाली क्या है, अगर कोई लिविंग सेल्स है तो हमारी बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी आपको याद रखना है कि वो कौन सी किस तरह की बैक्टीरिया थी, तो उसको हम लोग बैसिलस बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और ये कब देखा गया था, 1674 ईस्वी में देखा गया। डेड सेल्स को सबसे पहले कब देखा गया, 1665 ईस्वी में देखा गया। ये बात आपको याद रखना है बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे लाइक में बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ की बात आएगी, प्रोटोजोआ के साथ साथ हम लोग स्पर्म की बात करेंगे, हम लाइक वाइज इन केस में आरबीसी की बात करेंगे। इन सब को भी देखने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जाता है। कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था, इन सब के देखा था। तो हम अब अपने को दो चीजें पता चल गई, एक अपने को लिविंग सेल्स पता चल गई, दूसरे अपने को नॉन लिविंग सेल्स पता चल गई। तो दोनों में आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की भी एक पर्टिकुलर बुक है, जिस बुक का जो नाम है वो है द सीक्रेट ऑफ नेचर, जिसमें उन्होंने सबसे पहले, या हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें आपको बैक्टीरिया के बारे में सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उस लिविंग सेल्स के बारे में सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी की लिविंग सेल्स के रूप में, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट लिविंग सेल्स बोलते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ नेचर में उन्होंने मेंशन किया हुआ किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अब दोनों में आप डिफरेंस यहाँ पर पता कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, तो इन सारी चीजों को अपने को पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं। और एक बात आप ये भी याद रखेंगे कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को हम लोग फादर ऑफ प्रोटोलॉजी या प्रोटोजोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के भी फादर यही हैं और साथ ही साथ बैक्टीरिया के भी फादर यही हैं। और साथ ही साथ जो हमारा और भी टर्म्स होते हैं, जैसे स्पर्म है, स्पर्म की भी जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। आरबीसी की जो डिस्कवरी है उसकी भी जो डिस्कवरी है वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है। और साथ ही साथ जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, उस पॉलीएम्ब्रियोनी की भी जो डिस्कवरी है वो किसने की है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक नहीं कई सारे जो टर्म है वो आपको देखने को मिल गए कि इन सब की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारी सेल होती है वो उसमें कौन सी स्मॉलेस्ट होती है, कौन सी लार्जेस्ट होती है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस जो होता है वो बना देता है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फांसो कार्टी, उन्होंने क्या किया था, लिविंग सबस्टेंसेस ऑफ द सेल के बारे में उन्होंने क्या किया था, बताया था कि जो हमारी सेल्स होती है उसमें भी क्या होते हैं,
कोई ना कोई लिविंग सबस्टेंस होता है जो कि सेल्स के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। क्या नाम बताया था? एल्फांसो कार्टी। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व्ड लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल। ये हो गया। अब हम लोग उसकी कुछ साइज की बात कर लेते हैं कि साइज क्या है। साइज में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो साइज होती है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होती है। इतनी उसकी जो साइज है वो इतना मेजरमेंट किया गया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंगली सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है वो क्या है एनिमल किंगडम में। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है उसको हम लोग जो नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अथवा इसी का एक नाम है और पीपीएलओ। क्या नाम देते हैं? माइकोप्लाज्मा अथवा पीपीएलओ। पीपीएलओ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं पीपीएलओ का फुल फॉर्म से। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है अथवा जो पीपीएलओ होता है, इसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो प्लूरोमार्फिक नेचर का होता है। प्लूरोमार्फिक नेचर का मतलब जस्ट लाइक अमीबा। जस्ट लाइक कैसा हो गया ये? अमीबा की तरह से हो गया। जैसे अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, वैसे ही अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा क्या होता है पीपीएलओ होता है, उस पीपीएलओ का भी कोई भी डिफिनिट शेप जो होता है वो अपने को देखने को नहीं मिलता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है एनिमल किंगडम की। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द एनिमल किंगडम, कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम की, अगर हम लोग वो बात करते हैं तो वो अपने को देखने को मिलता है, वो होता है ऑस्ट्रिच एग। मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट एग क्या है, इसको मेजरमेंट किया गया है कि सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। अगर हम तीसरी बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द एनिमल किंगडम, मतलब एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं? सॉरी, लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो कौन है? उसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? नर्व सेल, अथवा इसी का एक नाम और होता है, इसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 सेंटीमीटर तक क्या की गई है? नोट की गई है। लगभग कितना होती है ये? और जो एनिमल किंगडम में स्पेशली जो नर्व सेल्स होती है वो किस में होती है? ह्यूमन में। एनिमल किंगडम में भी किसमें है? वो ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है, जो कि 90 सेंटीमीटर तक रिपोर्ट की गई है, जो कि सबसे ज्यादा क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल्स के रूप में जानी जाती है नर्व सेल, अथवा क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है, जो कि हमारी बॉडी में क्या होती है? सिग्नल अथवा मैसेज पहुंचाने का क्या करती है? काम करती है। इतनी बात हो गई। और जो नर्व सेल्स होती है वो कहाँ से? स्पाइनल कार्ड से लेकर के वो टूज तक, मतलब पूरे के पूरे पैर तक क्या होती है? वो एक्सटेंड होती है। अब एक बात और यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है इसको हम लोग एक कॉमन नेम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जोकर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड। कि माइक्रोबियल वर्ल्ड का जोकर किसे कहा जाता है? तो जोकर किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ को बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं जोकर? क्योंकि इसके पास सेल वॉल ना होने की वजह से ये अपने पर्टिकुलर शेप को क्या करता है? वो मूव करा सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रह जाता है, प्लूरोमॉर्फिक नेचर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जोकर का नाम देते हैं। तो अपने को स्मॉलेस्ट सेल्स भी पता चल गई, सबसे लार्जेस्ट सेल्स भी पता चल गई कि ऑस्टिच एग होता है। दूसरा जो पता चल गया अपने को, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में भी
में भी पता चल गया, जो कि हमारा क्या होता है, नर्व सेल्स होती है अथवा क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की हम लोग अब बात कर लें ह्यूमन बीइंग्स में, उसमें क्या क्या होता है, तो आप लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं और भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं इसी में। अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स बात करते हैं ह्यूमन में, तो वो कौन सी होती है, तो अपने को देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर हम ये बात करते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती हैं, जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती हैं स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में, वो अपने को देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन बॉडी का ओवा होता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। तो दो बातें अपने को यहाँ पर और भी पता चल गई कि अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल हो गई, स्मॉलेस्ट जो सेल्स हो गई वो कौन हो गया, वो ह्यूमन स्पर्मेटोजोवा, ह्यूमन स्पर्मेटोजोवा हो गया। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल्स कौन सी हो गई, तो वो ह्यूमन ओवम हो गया, ह्यूमन ओवा अथवा इसी को एक्स बोल देते हैं। अगर वहीं पर हम ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है वो WBC होती है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, वो RBC सेल से देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स तो ह्यूमन का स्पर्मेटोजोवा होता है। लार्जेस्ट सेल्स की बात करेंगे तो ये ह्यूमन का ओवा अथवा एक्स होता है। अगर ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होता है वो WBC सेल्स। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये क्या होता है, ये सबसे अपने को देखने को मिल गया किसमें होता है, स्मॉलेस्ट एज वेल एज कैसा होता है, ये लार्जेस्ट होता है। अगर वहीं पर सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल्स की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ इन प्लांट की बात करें, इन प्लांट की बात करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होता है प्लांट में तो वो अपने को देखने को मिलता है, वो रैमी फाइबर होता है। क्या होता है, रैमी फाइबर देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स के रूप में देखने को मिला। यहीं पर अगर आप ह्यूमन में नोट कर लें तो ह्यूमन में कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था वो नर्व सेल अथवा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ये सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल्स के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल इन प्लांट की बात करें तो वो जो होता है वो एसिटा बुलेरिया है। क्या होता है, वो एस्टाबुलेरिया होता है। और एस्टाबुलेरिया क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ये एक ग्रीन एल्गा होता है, ग्रीन एल्गे या ग्रीन एल्गी होता है या ग्रीन एल्गा होता है, जो कि सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। वहीं पर अगर हम लार्जेस्ट की ह्यूमन एनिमल की बात करते हैं तो वो क्या होता था, तो वो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो कि सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट सेल्स के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। तो ये तो इन केस में अपने को इसमें कई सारी जो बेसिक चीजें हैं वो अपने को अब पता चल गई कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट क्या होता है। और साथ ही साथ अपने को ये भी सारी की सारी चीजें पता चल गई कि जो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, ब्लड में कौन सा होता है, प्लांट में कौन सा होता है, और साथ ही साथ एनिमल किंगडम में कौन कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे गए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में क्या है, ये पूछे गए हैं। तो एक उसका एक जो ब्रीफ हिस्ट्री थी वो अपने को अब थोड़ा बहुत एक उसकी एक जो बेसिक आइडियोलॉजी है हमारी सेल्स की वो थोड़ा सा पता चल गया। दो तीन बातें सबसे अहम है इसमें। एक अपने को ये सबसे पहले जानना है कि जो सेल टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया, हर्टविग ने दिया। फादर कौन है सेल के, रॉबर्ट हुक हैं। जो हमारा सेल टर्म है उसमें डेड सेल्स में किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल्स को में सबसे पहले किसने देखा, तो एंटोनी वान।
लेवेनहॉक ने देखा। ये बात अपने को याद होनी चाहिए। जो रॉबर्ट हुक हैं, उनकी किताब का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया नाम है। दूसरी बात अपने को ये याद रखना है कि जो एंटोनी लेवेनहॉक हैं, उनकी कौन सी किताब है? तो उनकी किताब का जो नेम है वो क्या है? द सीक्रेट ऑफ नेचर। ये अपने को याद रखना है, इतनी बातें याद रखनी। उसके बाद अपने को एनिमल किंगडम में सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है? ये याद रखना, पीपीएलओ का। एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है? ये अपने को याद रखना, ऑस्टिसेक। सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? ये याद रखना, न्यूरॉन्स के बारे में। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर प्लांट में याद रखना है तो हमारा क्या होता है? रेमीफाइबर्स होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर लार्जेस्ट में याद रखना तो एस्टाबुलेरिया होता, जो कि हमारा क्या होता? एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता। फिर उसके बाद अपने को ह्यूमन के केस में और साथ ही साथ ब्लड में, इसमें अपने को ये चीजें क्या है? रिमेंबर रखनी है। इतना आप लोग आज के सेशन में पढ़िए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेशन में पढ़ेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें पूरा का पूरा जो हमारे क्या होते हैं सेल में, जो हमारा सेल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, जिसको सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एंड स्वान ने, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा उसमें स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टडी कर लेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स में पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो आप लोगों को अगर हमारा ये सेशन पसंद आता है तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट को भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।